नमस्कार मित्रों। अ, आज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि जो हमारे लेखक और जो कवि हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी थे, उस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई है। बस एक छोटा-सा अनुरोध है कि उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मित्रों, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सहयोग मुझे भी मिलता रहेगा। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं का जो काव्य खंड है, उसको लगभग-लगभग मैंने अपने इस 40-45 प्रश्नों में पूरा कवर करने का प्रयास किया है। मतलब उसमें जितने मुख्य प्रश्न बन सकते थे, वो सारे के सारे लेने का प्रयास किया है। केवल मीराबाई के पद और कबीरदास जी का जो पद हैं, उनको छोड़कर क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका था। तो चलिए आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश किसकी रचना है? ये जो 2 रचनाएँ हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश, ये किसकी रचनाएँ हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर है निर्मला पुतुल। किसकी है? निर्मला पुतुल जी की है। निर्मला ने किस समाज की बात की है? निर्मला जी ने जो अपनी कविताएँ हैं, अपना जो साहित्य उसमें किस समाज की बात की है? या आपने वो एक कविता पढ़ी होगी, आओ मिलकर बचाएँ, तो उसमें किसकी बात की गई है? तो उसमें झारखंड का जो संथाली समाज है, उसकी बात की गई है। किसकी बात की गई है? झारखंड के संथाली समाज की बात की गई है। निर्मला जी के पिताजी व चाचा जी किस पेशे में थे? देखिए, ये प्रश्न बन सकते हैं कि उनके घर में शिक्षा का वातावरण था। पिताजी और चाचा दोनों ही पेशे से क्या थे? शिक्षक थे मित्रों। क्या थे? शिक्षक थे। लेकिन फिर भी वह शिक्षा के लिए आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा के लिए जूझती रही हैं और हमने उसमें के परिचय में पढ़ा है कि उन्होंने उसी आर्थिक समस्या से बचने के लिए नर्सिंग का डिप्लोमा किया और उसके बाद उन्होंने नर्सिंग की और उसके बाद फिर इग्नू से इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 4, आत्मा का सूरज व जिस्म के पूरब में कौन-सा अलंकार है? ये जो पंक्तियाँ हैं ये सबसे खतरनाक जो कविता है पास की, उससे लिया गया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि आत्मा का सूरज व जिस्म के पूरब में, इसमें कौन-सा अलंकार आएगा? तो मित्रों इसमें सही उत्तर आएगा रूपक अलंकार है यहाँ पर। ये याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आत्मा का सूरज में कौन-सा अलंकार है? तो यहाँ आप बता सकते हैं कि इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 5, कवि पास ने किस दिशा को सबसे खतरनाक बताया है? देखिए, आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा होगा तो उसमें दक्षिण दिशा को बहुत खतरनाक बताया है कवि ने। यहाँ पर कवि पास ने किस दिशा को सबसे खतरनाक बताया है? जिस दिशा में आत्मा का सूरज डूब जाए। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वह दिशा सबसे खतरनाक है जहाँ आत्मा का सूरज डूब जाए। तो कौन-सी दिशा सबसे खतरनाक है? जहाँ पर आत्मा का सूरज डूब जाए। प्रश्न क्रमांक 6, हमेशा के बंद कमरे किस लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहीं एक शब्द आया है हमेशा के बंद कमरे। ये जो पंक्ति है ये किस लिए प्रयुक्त हुई है? तो मित्रों ये पास ने रूढ़िग्रस्त जो संस्कार हैं या उन संस्कारों वाले जो लोग हैं उनके लिए इसका उपयोग किया है। किसके लिए? जो रूढ़िग्रस्त संस्कारों वाले लोग हैं उनके लिए इसका उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? हमेशा के बंद कमरे। प्रश्न क्रमांक 7, मर्सिये का क्या अर्थ होता है? मर्सिये शब्द ये भी पास की कविता में ही आया है, सबसे खतरनाक। तो मृत्यु पर पढ़े जाने वाले जो करुण गीत होते हैं उनको मर्सिये कहा जाता है। किसको मर्सिये कहा जाता है? मृत्यु पर पढ़े जाने वाले जो करुण गीत होते हैं उनको। प्रश्न क्रमांक 8, किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का अर्थ है? देखिए यहाँ पर ही आया है कि वो अच्छा है कि किसी जुगनू की लौ में पढ़ लिया जाए। किसी जुगनू, अब यहाँ जुगनू किसको कहा गया है? तो यहाँ जुगनू किसको कहा गया है मित्रों? जो अज्ञानी और अल्पज्ञानी गुरु है ना उनके लिए जुगनू कहा गया है कि जो अल्पज्ञानी या अज्ञानी गुरु है ना उससे पढ़ लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न क्रमांक 7, जो पास हैं उनका मूल नाम क्या है? कवि पास, इनका मूल नाम क्या है? तो मित्रों इनका मूल नाम क्या था? अवतार सिंह संधू। क्या था इनका मूल नाम? अवतार सिंह संधू। प्रश्न क्रमांक 10, अंधेपन की भाप में कौन-सा अलंकार है? देखिए ये अलंकार ऐसे अलंकार हैं जो आपसे पाठ के दौरान, कविताओं के दौरान आने वाली पंक्तियों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो अंधेपन की भाप में कौन-सा अलंकार है? मित्रों सही उत्तर आएगा रूपक अलंकार।
सही उत्तर क्या होगा? रूपक अलंकार। देखिए, यदि आपको जानना है कि इसमें रूपक अलंकार क्यों हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ अलंकारों को मैंने बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। आप वहाँ जाकर इनको आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 11, सबसे खतरनाक जो कविता है, इसका अनुवाद पंजाबी से हिंदी में किसने किया? इसका जो अनुवाद है वो पंजाबी से हिंदी में किसने किया? तो किसने किया है? चमन लाल ने। किसने किया है मित्रों? चमन लाल जी ने इसका अनुवाद किया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12, अक्क महादेवी ने ईश्वर को किसकी उपमा दी है? अक्क महादेवी ने ईश्वर को किसकी उपमा दी है? किसकी उपमा दी है मित्रों? जूही के फूल की। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी उपमा दी गई है? जूही के फूल की उपमा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 13, कन्नड़ में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? क्योंकि जो ये अक्क महादेवी हैं, ये कन्नड़ की ही कवित्री हैं, और यहाँ पर कन्नड़ में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अक्क शब्द का अर्थ होता है वहन। क्या होता है? वहन। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, अक्क के गुरु कौन थे? जो अक्क महादेवी हैं, इनके गुरु कौन थे? तो मित्रों, इनके गुरु थे वसुवना। कौन थे? वसुवन्ना। कौन थे मित्रों? वसुवन्ना। प्रश्न क्रमांक 15, कन्नड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कन्नड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्नड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अक्क महादेवी। कौन है? अक्क महादेवी। प्रश्न क्रमांक 16, दुष्यंत जी का गीति नाट्य है, मतलब कौन सी रचना है जो दुष्यंत जी की गीति नाट्य है? तो एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई, ये क्या है? ये इनका गीति नाट्य है। दुष्यंत जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दोहरी जिंदगी। ये 3 इनके उपन्यास हैं। कौन कौन से? छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दोहरी जिंदगी। प्रश्न क्रमांक 18, गजल के लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती, यह कथन किसका है? गजल के लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मित्रों दुष्यंत जी का। किसका है? दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी का जन्म व मृत्यु का समय क्या है? तो मित्रों, इनका जन्म 1933 में हुआ, मृत्यु 1975 में, यानी कि ये मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। प्रश्न क्रमांक 20, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये उस कविता से लिया गया है। चंपा किसकी बेटी है? चंपा किसकी बेटी है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा सुंदर नाम के ग्वाले की। किसकी बेटी है? जो सुंदर नाम का ग्वाला है, ये उसकी बेटी है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं त्रिलोचन जी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह किस कवि की पंक्ति है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन जी की पंक्ति है मित्रों। किसकी पंक्ति है? ये त्रिलोचन जी की पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 22, मुक्तिबोध की कविताएं किसकी रचना है? मुक्तिबोध की कविताएं ये किसकी रचना है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा त्रिलोचन जी की। किसकी है? त्रिलोचन जी की। प्रश्न क्रमांक 23, मुक्तिबोध की कविताएं कौन सी विधा की रचना है? जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं नाम से जो एक रचना है, यह कौन सी विधा है? तो यह गद्य विधा है मित्रों। ध्यान रखिएगा, यहाँ कविताएं शब्द है, इसलिए ये मत मानिएगा ये पद है। ये कौन सी विधा है? ये गद्य विधा है। प्रश्न क्रमांक 24, कविताएं रहेंगी तो अपने रहेंगे, पंक्ति किस काव्य संग्रह में है? कविताएं रहेंगी तो सपने रहेंगे, पंक्ति किस यहाँ सपने हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सपने रहेंगे पंक्ति किस काव्य संग्रह में है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मेरा घर। क्या है काव्य संग्रह? मेरा घर। प्रश्न क्रमांक 25, भवानी जी ने किसे अपना संदेश वाहक बनाया है? जो घर की याद कविता है, उसमें भवानी जी ने किसके द्वारा अपने घर संदेश भेजा है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों सावन को। वो कहते हैं, हे हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, के माध्यम से उन्होंने अपने पिता तक क्या भेजा है? अपने परिवार तक संदेश भेजा है, खास तौर से अपने पिता तक संदेश भेजा है। प्रश्न क्रमांक 26, भवानी जी ने जेल में अपना वजन कितना बताया है? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा 70 सेर। कितना बताया हुआ है? 70 सेर। प्रश्न क्रमांक 27, किंतु यह बस बड़ा बस है में कौन सा अलंकार है? किंतु यह बस बड़ा बस है में कौन सा अलंकार है? तो मित्रों यहाँ पर सही उत्तर आएगा यमक अलंकार, क्योंकि एक बस का मतलब है केवल और एक बस का मतलब है नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 28,
भवानी जी के पिताजी व्यायाम में हर दिन कितने दंड लगाते थे? भवानी जी के पिताजी व्यायाम में हर दिन कितने दंड लगाते थे? 260। कवि कहता है कि गीता पाठ करके और दंड 260 करके, तो मतलब वो कितने दंड लगाते हैं? 260 दंड बैठक लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। इस पंक्ति में कौन सा रस है? मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो मित्रों यहाँ वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। प्रश्न क्रमांक 30, घर की याद कविता भवानी जी ने कब और कहाँ लिखी? घर की याद जो कविता है, जो आरों में है, संकलित है, उसमें भवानी जी ने इसको कब और कहाँ लिखा? तो मित्रों ये इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब लिखी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारावास में इन्होंने इस कविता को लिखा था। प्रश्न क्रमांक 31, भवानी की जो माँ है वो भवानी जी को पत्र क्यों नहीं भेजती हैं? भवानी जी की जो माँ है वो भवानी जी को पत्र क्यों नहीं भेजती हैं? क्योंकि वह कैसी हैं? वह पढ़ी लिखी नहीं हैं, और वह पढ़ी लिखी नहीं है, इस कारण से वह क्या नहीं कर पाती हैं? अपने पुत्र को पत्र नहीं भेज पाती हैं। प्रश्न क्रमांक 32, पिताजी भवानी जी को क्या कहते हैं? पिताजी भवानी जी को क्या कहते हैं? तो यहाँ सही उत्तर है मित्रों, सोने पे सुहागा। वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं भवानी जी से, अपने 5वें पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और उनने उनको सोने पे सुहागा कहा है। यहाँ पर जो भवानी जी हैं ये कुल 9 भाई बहन हैं, जिसमें 5 भाई भवानी जी समेत 5 भाई और 4 बहनें हैं। और उस समय घर में कवि कहता है 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, मतलब घर में 4 भाई और 4 बहन हैं, और एक जो सबसे छोटा भाई है, मतलब जो भवानी जी हैं, वो कहाँ पर है? वह जेल में हैं। भवानी जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर आएगा मित्रों, गीत फरोश। कौन सा है? गीत फरोश। ध्यान रखिएगा, पहला काव्य संग्रह गीत फरोश। भवानी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? भवानी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है दोस्तों 1972 में। कब मिला? 1972 में। भवानी जी ने आपातकाल के दौरान किस काव्य संग्रह की कविताएं लिखी? इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। भवानी जी ने आपातकाल के दौरान किस काव्य संग्रह की कविताएं लिखी? सही उत्तर है त्रिकाल संध्या की। किसकी लिखी? त्रिकाल संध्या की। प्रश्न क्रमांक 36, भवानी जी ने 1952 से 1955 तक किस पत्रिका का संपादन किया? भवानी जी ने 1952 से 1955 तक किस पत्रिका का संपादन किया? तो सही उत्तर आएगा मित्रों, कल्पना का। हैदराबाद से इसका प्रकाशन होता था, और इसका इन्होंने संपादन किया है। प्रश्न क्रमांक 37, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? कविता का गांधी किसे कहा जाता है? सही उत्तर आएगा मित्रों, भवानी जी को। किसे कहा जाता है? भवानी जी को। प्रश्न क्रमांक 38, उजरी उजारी सॉरी यहाँ उजरी कौन थी? यहाँ गलती से उजारी हो गया है। उजरी कौन थी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों, गाय। ये बे आँखें जो कविताएं हैं, जिसमें एक किसान के दर्द को बताया गया है, उस कविता से लिया गया है। उजरी कौन थी? उजरी उस किसान की गाय का नाम था। प्रश्न क्रमांक 39, पंत जी किस पत्र के संपादक रहे हैं? पंत जी किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो सही उत्तर आएगा रूपाप के। दोस्तों ये जो बे आँखें जो कविताएं हैं, ये पंत जी द्वारा लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 40, हिंदी बाल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी बाल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर आएगा राम नरेश त्रिपाठी जी को। किसको माना जाता है? राम नरेश त्रिपाठी जी को। राम नरेश त्रिपाठी जी, इन्हीं की जो एक कविता हमारे काव्य खंड में है, आरोह में, पथिक, ये उसकी पंक्तियां हैं। ये उसके कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 41, राम नरेश जी ने 1931 से 1941 तक किस पत्रिका का संपादन किया? राम नरेश जी ने 1931 से 1941 तक किस पत्रिका का संपादन किया? तो सही उत्तर आएगा मित्रों यहाँ बानर पत्रिका का। किसका संपादन किया था? बानर पत्रिका का। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित हो रहे होंगे। पुनः से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।